स्वागत है हमारे हिंदी बिहार चैनल में। यहाँ 90% स्कोर करने वाला महत्वपूर्ण एमसीक्यू मिलेगा जो आपको परीक्षा में बहुत ही मदद होगा। आप यहाँ पढ़ के 90% अपना स्कोर ला सकते हैं इकोनॉमिक्स विषय में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कर रहा है, देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैं पहले करा चुका हूँ। ये पार्ट 4 है, लास्ट इसमें 100 क्वेश्चन है। इसके बाद 2022 का मैं PYQ लेके आऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, समांतर तटस्थ वक्र का ढाल कैसा होता है। ये आपको ग्राफ पे समझने का मिलेगा। इसका आंसर होगा ए, बाएं से दाएं नीचे की ओर निगेटिव। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे ये पढ़िए, एग्जाम पॉइंट के व्यू से क्या लिख रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए BBI है, ये पूछ रहा है बिहार बोर्ड 2023, 24, 25 में बार बार पूछा गया प्रश्न, IC वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है यानी कन्वेक्स होता है। ठीक है, ये देख लीजिएगा 23, 24, 25 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्या कर रहा है, इंडिफरेंस कर्व का ढाल ऋणात्मक होता है, अर्थात यह बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता है। इसका मुख्य कारण है सीमांत प्रतिस्थापन दर का ह्रास। नियम उपभोक्ता वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है। तो समान संतुलित स्तर बनाए रखने के लिए दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ता है। कंसेप्ट देखिए यहाँ पे क्या है, IC वक्र कभी भी धनात्मक या क्षैतिज नहीं हो सकता, लेकिन दो वस्तुओं की मात्रा एक साथ बढ़ाने पर कुल उपयोगिता बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखो मेमोरी ट्रिक क्या है, त्याग करोगे तो नीचे गिरोगे। एक वस्तु पाने के लिए दूसरी छोड़ना पड़ता है, ये इसका कहता है नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है 78 नंबर, उत्पादन की द्वितीय अवस्था में सीमांत उत्पाद कैसा होता है। इसका आंसर हो जाएगा घटता है परंतु धनात्मक रहता है। एक्सप्लेनेशन देखिए क्यों होता है। यहाँ देखिए ये पढ़िए, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में उत्पादन की 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन, एक तो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है MP, ठीक है। दूसरा निरंतर घटता है लेकिन शून्य ऊपर से धनात्मक रहता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है ना शून्य होता है, और कुशल उत्पाद यानी टोटल प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, टोटल प्रोडक्ट अधिकतम होता है। विवेकशील उत्पादन हमेशा इस द्वितीय अवस्था में होता है, यानी MP बराबर क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, और टोटल प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट हमेशा अधिकतम होगा। ठीक है, यही ये बोल रहा है। एग्जाम देखिए, तृतीय अवस्था में मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है निगेटिव हो जाता है, जबकि प्रथम अवस्था में बढ़ता है। मेमोरी ट्रिक, स्टेज 1 इंक्रीज होगा, देखिए स्टेज 1 में इंक्रीज होगा, स्टेज 2 में डिक्रीजिंग पॉजिटिव होगा, स्टेज 3 में निगेटिव होगा। छात्र द्वितीय अवस्था में MP को सीधे ऋणात्मक मानते हैं, जो कि गलत है। ये बच्चे अक्सर गलत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कुल लागत का सूत्र क्या होता है। ये आपको सूत्र याद करने वाला है, इसमें विशेष कुछ करना नहीं है। ये आपका क्या होगा, इसका ऑप्शन ये होगा, ये दोनों, ये A और C, TFC प्लस TVC AC इंटू Q होगा। आइए देखते हैं क्यों होगा। ये देखिए, कुल लागत क्या कर रहा है, निकालने के 2 प्रमुख तरीके हैं। एक तो होता है टोटल कॉस्ट इक्वल टू TFC प्लस TVC, कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत होता है। ये आपको फॉर्मूला याद करने वाला है, इसमें समझने वाला नहीं है। यहाँ देखिए एग्जाम पॉइंट, शून्य उत्पादन पर TFC धनात्मक रहता है, इसलिए शून्य उत्पादन बराबर TFC होता है। मेमोरी ट्रिक क्या होता है, TC के 2 रूप जोड़ोगे तो TFC प्लस TVC, गुना करोगे तो AC इंटू Q होता है। ये यही है फार्मूला मेन, यही फार्मूला मेन है। परीक्षार्थी केवल पहला विकल्प देखकर उत्तर लगा देते हैं और C ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए देखिए कॉमन मिस्टेक होता है। ये यही बता रहा है। ये मार्जिनल रेवेन्यू का सूत्र क्या होता है, ये भी फार्मूला याद करने वाला है। तो मार्जिनल रेवेन्यू आप जानते हैं होता क्या है, डेल्टा TR डिवाइडेड बाई डेल्टा Q। अब TRQ क्या है, आइए यहाँ देखिए, सीमांत
संप्राप्ति एमपी का अर्थ है वस्तु की तरफ एक अतिरिक्त इकाई बेचने से कुल संप्राप्ति टीआर में होने वाला परिवर्तन है। ठीक है, एम आर इक्वल टू डेल्टा टी आर बाई डेल्टा क्यू, जहाँ डेल्टा टी आर क्या होता है कुल संप्राप्ति में परिवर्तन और डेल्टा क्यू बराबर मात्रा में परिवर्तन होता है। ठीक है, एक अन्य सूत्र एम आर बराबर टी आर हाइफन एन हाइफन टी आर एन -1 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कीजिए। टी आर बाई क्यू औसत संप्राप्ति का सूत्र होता है, एम आर से कन्फ्यूज ना करें। ठीक है, मार्जिनल इक्वल टू डेल्टा चेंज, जहाँ डेल्टा दिखे वहीं सीमांत है, जहाँ भी डेल्टा दिखे वहीं सीमांत है, मार्जिनल की बात करता है ये। ठीक है, ए आर इक्वल टू टी आर बाई क्यू, एम आर इक्वल टू डेल्टा टी आर बाई डेल्टा क्यू। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में ए आर बराबर एम आर होता है। 81 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पकालीन उत्पादन कह रहा है, यानी शॉर्ट टर्म के लिए उत्पादन कौन करता है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम होता है, अल्पकालीन उत्पादन करता है। ठीक है, नियम है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है। ठीक है, देखिए शॉर्ट रन में उत्पादन के लिए कुछ साधन स्थिर तथा कुछ परिवर्तनशील वेरिएबल, जब स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ाई जाए तो इसे परिवर्तनशील का नियम कहा जाता है। एग्जाम पॉइंट देखिए, पैमाने के प्रतिफल का नियम, रिटर्न टू स्केल दीर्घकालिक उत्पादन फलन से संबंधित है। अल्पकाल इक्वल टू परिवर्तनशील अनुपात, दीर्घकाल बराबर पैमाने के लिए प्रतिफल होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स ज़्यादातर आपको यादें करने वाला होता है, थोड़ा सा समझने वाला होगा, बाकी तो याद ही करने वाला होगा। देखिए रिटर्न टू स्केल क्या है, संबंध किस काल से, रिटर्न टू स्केल का संबंध बताइए, दीर्घकाल से। पैमाने के प्रतिफल का संबंध किस काल से, तो दीर्घकाल से। क्यों है, यहाँ देखिए, एक तो है पहले पढ़ा मैंने शॉर्ट टर्म, ये पढ़ा लॉन्ग रन में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। जब उत्पादन के सभी साधनों को समान अनुपात में बदला जाता है तो पूरे पैमाने में परिवर्तन आता है, इससे ही पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। एग्जाम पॉइंट से क्या है, पैमाने के प्रतिफल की 3 स्थितियाँ होती है, एक तो इंक्रीजिंग करते हैं या कांस्टेंट रखते हैं, और डिमिनिशिंग यानी छोटा करते हैं ह्रासमान। बड़ा पैमाना बदलने में लंबा समय लगता है, यानी दीर्घकाल, याद रखिए दीर्घकाल, ये ट्रिक है आपको याद करने वाला। अर्थशास्त्र में बाजार मार्केट का क्या अर्थ है, मार्केट का अर्थ क्या है अर्थशास्त्र में, तो आपको पता है कोई भी ऐसा क्षेत्र जहाँ क्रेता और विक्रेता संपर्क में हो उसे अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ होता है। ये हो सकता है, लेकिन ये आम बोलचाल की भाषा में ऑप्शन नंबर ए ठीक है, लेकिन इसका सटीक आंसर बी ही होगा। आइए देखते हैं, कोई भी ऐसा क्षेत्र जहाँ क्रेता और विक्रेता संपर्क में हो। ठीक है, अर्थव्यवस्था का मतलब साधारण भाषा में बाजार का अर्थ किसी विशेष ध्यान से होता है। अर्थशास्त्र में बाजार का तात्पर्य किसी स्थान विशेष न होकर संपूर्ण क्षेत्र से है। ये ठीक है, ये संपूर्ण क्षेत्र से है। जैसे क्या, आपस में किसी माध्यम जैसे फ़ोन, इंटरनेट, एजेंट आदि से संपर्क करके सौदेबाजी करते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र बाजार में मुख्यतः एक क्रेता विक्रेता, दो नंबर में वस्तु होता है और 3 नंबर में संपर्क क्षेत्र, 4 नंबर में एक मूल्य होता है। कॉमन मिस्टेक बच्चे कहाँ करते हैं, ऑप्शन ए साधारण बोलचाल की भाषा में अर्थशास्त्र में व्यापक परिभाषा बी सही लगा के चले आते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, 84 नंबर क्या है, ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है। एक बताया था मोनोपोली, मोनोपोली जिसको एक अधिकार होता है, किसी भी वस्तु पर किसी एक आदमी का अधिकार होता है, उसको मोनोपोली बोलते हैं। ठीक है, हाँ, ओलिगोपोली क्या है, ओलिगोपोली का मतलब होता है आपको कुछ फ्यू सेलर्स यानी कुछ विक्रेता के लिए। आइए समझते हैं क्या है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मतलब अल्प अधिकार होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता का वह रूप है जिसमें बाजार में किसी वस्तु के केवल कुछ बड़े विक्रेता या उत्पादक होते हैं। उदाहरण में भारत में टेलीविज़न कंपनियां जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया या ऑटोमोबाइल उद्योग, इसमें विक्रेताओं में आपस में परस्पर निर्भरता, इंडिपेंडेंस पाई जाती है। ठीक है, मेमोरी ट्रिक क्या है, अल्प थोड़ा या कुछ, फ्यू सेलर्स होता है मतलब यानी शॉर्ट के लिए क्या होता है फ्यू सेलर्स, और एक अधिकार मतलब एक पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, क्विक रिवीजन देखिए, ओलिगोपोली फीचर्स का क्या मतलब है, फ्यू सेलर्स यानी प्लस इंडिपेंडेंस प्लस नॉन प्राइज कंपटीशन होता है। ठीक है, ओलिगोपोली का मतलब वही है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की मुख्य विशेषता क्या है, मोनोपोलिस्टिक
आप जानते हैं मोनोपोलिस्टिक मतलब सभी हो जाएगा इसका। विभेदीकृत वस्तु होगी, विक्रय लागत होगी, गैर कीमत प्रतियोगिता होगी, ठीक है, इसका सभी हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता क्या है, अनेक विक्रेता होते हैं जो विभेदीकृत वस्तुएं जैसे साबुन, टूथपेस्ट बेचते हैं। विज्ञापन और प्रचार में विक्रय लागत, सेलिंग कॉस्ट खर्च करनी पड़ती है तथा बिना कीमत घटाए गुणवत्ता उपहार के आधार पर गैर कीमत प्रतियोगिता होती है। एग्जाम पॉइंट क्या है, प्रोफेसर चैम्बरलिन ने एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की अवधारणा प्रस्तुत की। ये आप याद कर लीजिएगा, किसने दिया एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, तो प्रोफेसर चैम्बरलिन ने दिया। क्विक रिवीजन देखिए, एग्जाम्पल में शॉप मार्केट यानी लॉक्स डिटॉल डॉग माइनस सेम फंक्शन बट डिफ्रेंशिएटेड होता है, ठीक है। आइए 86 नंबर आप कह रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन आपने पढ़ा मोनोपोली, ओलिगोपोली, और दूसरा पढ़ा मोनोपोलिस्टिक पढ़ा, चौथा पढ़ा परफेक्ट कंपटीशन। इसका मतलब क्या है, यानी अत्यधिक लाभ, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में दीर्घकाल में फर्म को प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन, एक मिनट, इसका ये ऑप्शन नहीं होगा, इसका सामान्य नॉर्मल प्रॉफिट होगा। आइए, पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में फर्मों के स्वतंत्र प्रवेश और छोड़ने की स्वतंत्रता होती है। यदि अल्पकाल में असमान लाभ हो तो नई फर्में आ जाती है, जिससे लाभ घटकर केवल सामान्य लाभ होता है। PR इक्वल टू होता है AR बराबर AC। एग्जाम पॉइंट, अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में असामान्य लाभ, सामान्य लाभ या हानि तीनों हो सकते हैं, ठीक है। दीर्घकाल में सब बराबर हो जाता है, बराबर केवल समान लाभ होता है। आइए 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। उदासीनता वक्र विश्लेषण के संदर्भ में MRS का अर्थ क्या है, इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। इनका रहे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, सीमांत प्रतिस्थापन दर। उदासीनता वक्र विश्लेषण के संदर्भ में MRS का अर्थ है क्या, वही पूछ रहा है। MRS का फुल फॉर्म मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है, ठीक है। MRS है क्या, देखिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, यह वह दर है जिस पर उपभोक्ता समान संतुलित बनाए रखने के लिए एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने हेतु दूसरे वस्तु का त्याग करता है। MRS इसका फॉर्मूला ये देख लीजिएगा। एग्जाम पॉइंट से क्या है, IC वक्र का ढाल MRS और घटती MRS के कारण IC मूल बिंदु की ओर उत्तोलन होता है, उत्तल की ओर होता है, वहीं पर है। 88 नंबर क्या कह रहा है, ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसका अगर X एवं Y दो वस्तु संतुलन में है और दोनों की उपयोगिता अनुपात 9 रुपया है, तब संतुलन स्तर पर PX का मान क्या होगा, इसका PX का मान क्या होगा संतुलन स्तर पे, इसका भी 9 ही रुपया होगा। कैसे होगा देखिए यहाँ पे, एक तो होता है उपभोक्ता संतुलन के नियम अनुसार सीमांत उपयोगिता नियम, ये फार्मूला है, इस फार्मूला पर बनेगा आपको MUX बराबर MUY। समीकरण से 9 PX PY आपस में बराबर होते हैं, तो PX जब PX प्लस PX बराबर PY जब बराबर हैं तो वहीं तो पूछ रहा है 9 रुपया होगा इसका आंसर, वहीं कह रहा है। ये कह रहा है सम सीमांत उपयोगिता नियम को गोसेन का दूसरा नियम भी कहते हैं। देखिए ये भी याद करने वाला है, गोसेन का दूसरा नियम है सम सीमांत उपयोगिता। 89 नंबर, बजट रेखा का ढाल किस के द्वारा दर्शाया जाता है, बजट रेखा का ढाल, तो ये है फार्मूला, आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार हो जाएगा। बजट ढाल ऊपर x की ढाल होता है, यानी ये ऊपर x की ढाल होगा और नीचे क्या होगा, y की कीमत होगी, ये y की कीमत होगी, ठीक है, यही बता रहा है। चलिए आप देख लीजिएगा एक बार, ये कीमत अनुपात रेशियो, प्राइस रेशियो। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह प्रसिद्ध परिभाषा किसने दिया है, किसने दिया, हार्टले विदर्स ने दिया है।
मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, हार्टले विदर्स, याद रखिए हार्टले विदर्स। ये देखिए बिहार बोर्ड परीक्षा में अर्थशास्त्री के कथन से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है ये VVI क्वेश्चन, या देख लीजिएगा। मनी इज व्हाट मनी डज, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हार्टले विदर्स द्वारा दी गई मुद्रा की सरल और कार्यात्मक परिभाषा है। वाकर ने भी इसे मिलती जुलती बात कही थी, परंतु प्राथमिक श्रेय विदर्स को जाता है। ठीक है, आइए मुद्रा गुणक का मान क्या है, इसको भी आप याद ही करने वाला है। मुद्रा गुणक का मान क्या होता है, 1/CRR होता है। आइए CRR देखते हैं होता क्या है। ये देखिए मनी मल्टीप्लायर यह दर्शाती है कि प्राथमिक जमाओं के आधार पर व्यावसायिक बैंक कुल कितनी शाख का सृजन करते हैं। सूत्र होता है मनी मल्टीप्लायर का 1/LRR, ठीक है, या 1/CRR होता है। यदि CRR 10% है तो मुद्रा गुणक क्या होगा, 0.1 होगा, या ये होगा यानी 10 गुना होगा। CRR कैश रिजर्व रेशियो की बात करता है, पढ़ाया था मैं, ये मेमोरी ट्रिक है। गुणक क्या होता है, 1/में रिजर्व अनुपात, जितना कम CRR उतना ज़्यादा गुणक। ठीक है, आइए 92 नंबर, शाख नियंत्रण क्वांटिटिव उपाय कौन सा है इसमें। अब क्वांटिटिव उपाय देखिए, बताया था मैं पहले भी, क्वांटिटिव उपाय बैंक रेट होगा कि ओमो होगा, ओमो मतलब ओपन मार्केट इकोनॉमी होगा, कि कैश रिजर्व रेशियो होगा, या सभी होगा। तो इसमें से इसका आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये देखिए केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा पूर्ति, यानी ये देखिए ये जो है ना क्वांटिटिव कंट्रोल, बैंक रेट, रेपो रेट, ओपन मार्केट इकोनॉमी, CRR, SLRR, ये सारा मैं बताया था पहले, क्वांटिटिव टूल्स है, वही पूछ रहा था। चलिए नेक्स्ट देखिए, शाख नियंत्रण का गुणात्मक क्वालिटेटिव सेलेक्टिव उपाय कौन सा है, ये पूछ रहा है। ठीक है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा, मार्जिन आवश्यकता में परिवर्तन हो सकता है, शाख की राशनिंग हो सकता है, प्रत्यक्ष कार्रवाई भी हो सकती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी पूरा हो जाएगा, ऑल होगा। अब क्या है ये, गुणात्मक या चयनात्मक शाख नियंत्रण उपाय किसी विशेष क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। इनमें ऋणों की सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन, शाख की राशनिंग, नैतिक दबाव और प्रत्यक्ष कार्रवाई शामिल है। दूसरा, मात्रा बदले तो परिमाणात्मक, दिशा निर्देश बदलने तो गुणात्मक। ठीक है, अगर मात्रा बदलता है तो परिमाणात्मक होगा, और दिशा बदलता है तो क्या होगा, गुणात्मक होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजकोषीय फिजिकल पॉलिसी का अंग कौन सा है, फिजिकल पॉलिसी का अंग पूछ रहा है, कौन सा है इसमें। टैक्स पॉलिसी होगा, सार्वजनिक व्यय नीति ये भी होगा, सार्वजनिक ऋण नीति ये भी होगा, यानी ऑल ऑफ दीज होगा, इसमें से सभी हो जाएगा। क्यों होगा, आइए देखते हैं। राजकोषीय नीति सरकार द्वारा बनाई जाती है, इसमें 3 मुख्य घटक है, एक तो करारोपण कर की नीति, दूसरा सार्वजनिक व्यय, तीसरा सार्वजनिक ऋण और घाटे की वित्त व्यवस्था। ये तीनों मिलकर देश में आर्थिक स्थिरता लाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, मौद्रिक नीति RBI बनाता है, जबकि राजकोषीय नीति कौन बनाएगा, सरकार बनाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है, मौद्रिक नीति कौन बनाता है, तो RBI, और राजकोषीय नीति देश की सरकार बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक घाटा बराबर होता है, इसमें आपको बताया था प्राथमिक घाटा, पहले भी बताया था मैं, प्राथमिक घाटा जब भी निकाला जाता है प्राइमरी डेफिसिट, तो हमेशा एक तो होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस बोरोइंग, जितना हम उधार लिए हैं माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा प्राइमरी डेफिसिट निकल जाएगा। वही पूछ रहा है कि प्राइमरी डेफिसिट राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। आइए, प्राइमरी डेफिसिट होता है फिजिकल माइनस इंटरेस्ट, वही होता है। होता क्या है, प्राथमिक घाटा यह दर्शाता है कि चालू वर्ष के खर्च को पूरा करने के लिए सरकार को ब्याज भुगतान को छोड़कर कितनी अतिरिक्त उधारी की आवश्यकता है। तो प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान होता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है। ठीक है,
96 नंबर क्या कर रहा है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का उदाहरण कौन सा है, यानी कौन सा डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट कब होता है, डेवलपमेंट हमारा शिक्षा पे, एजुकेशन पे और हेल्थ पे खर्च करेंगे तो ये विकास का कार्य करेगा, इस वही पूछ रहा है। ये तो हो गया एक्सपेंडिचर, रक्षा में एक्सपेंड करते हैं, ये नहीं होगा, ठीक है। प्रशासनिक व्यय ये भी खर्च हो गया, नहीं होगा। ब्याज भुगतान ये भी नहीं होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है। आइए, वह व्यय जो देश के आर्थिक और सामाजिक विकास, मानव पूंजी निर्माण, बुनियादी ढांचा को, यानी ये पूछ रहा है बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। रोड हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर में रोड, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट इत्यादि बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, ठीक है। ये जो होगा ना बेसिक स्ट्रक्चर, इसमें बेसिक, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। बुनियादी ढांचा को सीधे बढ़ावा देता है, विकासात्मक व्यय कहलाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, नहरों, सड़कों का निर्माण इसके प्रत्यक्ष उदाहरण। रक्षा और प्रशासन पर खर्च गैर विकासात्मक व्यय में आता है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर हमेशा वही होता है कि आप या तो हेल्थ में खर्च कीजिए, हेल्थ में खर्च किया, एजुकेशन में किया, ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर में। वो जो रोड, रेलवे, एयरपोर्ट अथॉरिटी आता है, ये भी आता है एक विकासात्मक में ही आता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समग्र मांग वक्र की ढाल कैसी होती है, तो इसका हो जाएगा ऋणात्मक होगा। कैसे होगा देखिए, समग्र मांग की भांति ही समग्र मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। समान मूल स्तर के घटने पर कुल मांग जो होता है ना बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अपस्फीति अंतराल किसकी माप को दर्शाता है, तो ये हो जाएगा आपको डेफिशिएंट डिमांड का, ठीक है। डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, ये देखिए, जब पूर्ण रोजगार स्तर पर वास्तविक समग्र मांग पूर्ण रोजगार समग्र मांग से कम रह जाती है तो इसे अपर्याप्त मांग कहते हैं। इसी अंतर की माप को अपस्फीति अंतराल कहा जाता है। मांग कम होगा तो मुद्रास्फीति अंतराल, ठीक है। मांग अधिक होगा तो इन्फ्लेमेशनरी गैप होगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्व प्राप्ति नहीं है, अब बताइए इसमें से राजस्व प्राप्ति इसमें से कौन नहीं है। फीस तो होगा नहीं, फीस जुर्माना, विदेशी अनुदान भी नहीं होगा, करों का संग्रह भी नहीं होगा, रिकवरी ऑफ लोन्स होगा, ये रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। बाकी ये सब है ना रेवेन्यू रिसिप्ट है, फीस जमा करते हैं, विदेशी अनुदान है, करों का संग्रह है, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऋणों की असल, अभी इसका थोड़ा सा देख लीजिए क्या है ये। कर संग्रह, फीस जुर्माना और अनुदान तीनों ही राजस्व प्राप्ति के उदाहरण है। राजस्व प्राप्ति वह दर जिससे न तो लायबिलिटी उत्पन्न होती है और न ही संपत्ति घटती है। ऋणों की वसूली से सरकार की परिसंपत्ति में कमी आती है, इसलिए पूंजीगत प्राप्ति राजस्व प्राप्ति नहीं है, ठीक है। 100 नंबर, भारत के केंद्रीय सेंट्रल बजट का सही घटक क्या है। रेवेन्यू बजट होगा या कैपिटल बजट होगा या ये दोनों होगा, तो ये दोनों हो जाएगा, दोनों ही घटक है इसका। सरकारी या केंद्रीय बजट के दो मुख्य भाग होते हैं, एक तो रेवेन्यू बजट होता है और दूसरा कैपिटल बजट होता है, ठीक है। ये देखिए, आपने बिहार बोर्ड 12th इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों की सीरीज पूर्ण कर ली है, ठीक है। यही बता रहा है बजट बराबर रेवेन्यू अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट होता है। आर्टिकल 112 ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण देता है, ये वार्षिक वित्तीय विवरण देता है 112 में अनुच्छेद, ठीक है। थैंक यू। इसके बाद मैं 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊँगा 100 क्वेश्चन, तो उसमें भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक रहेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सीखने को आपको मिलेगा।